से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एज अ देखो, अब ये जो बजट का जो टाइमिंग है, एक ब्रिटिश लीगेसी के टाइम से ना बजट हमारा प्रेजेंट किया जाता था शाम के 5 बजे। बजट का टाइमिंग शाम के 5 बजे तक टिल 1999। 1999 में बजट का जो टाइमिंग है वो चेंज किया गया सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे, ठीक है। और ये 5 बजे क्यों प्रेजेंट होता था शाम को? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि हम कॉलोनीज थे, यहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज थे यहाँ पर जो आई हुई थी, जो रूल कर रही थी। तो इंडियन कॉलोनी के लिए उन्होंने अपने यहाँ की जो पार्लियामेंट है वहां पर बजट का जो टाइमिंग है, क्योंकि 5.5 घंटे का डिफरेंस रहता है ब्रिटेन में और इंडिया में, तो वहां पर 11:30 बजे करीब वहां पर प्रेजेंट होता था इंडिया के लिए बजट। और सेम टाइम पे इंडिया में यहाँ पर 5 बजे बजट प्रेजेंट किया जाता था सेम टाइम पर। तो 5.5 घंटे का डिफरेंस था, तो सेम टाइम पे प्रेजेंट होता था। तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ना टाइमिंग वही एक ब्रिटिश लीगेसी कंटिन्यू रही, शाम को 5 बजे ही बजट प्रेजेंट होता रहा। पहली बार 1999 में एनडीए की जो गवर्नमेंट थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसमें यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये लीगेसी थोड़ा ब्रेक करी, चेंज करा टाइमिंग, और बजट का टाइमिंग हो गया सुबह 11 बजे, ठीक है। 1999 में सुबह 11 बजे से बजट प्रेजेंट किया जाने लगा, तो उसके बाद से सुबह 11 बजे ही बजट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बजट में जो डिटेल्स हैं बजट की, अगर हम बात करें, नॉर्मली हमें लगता है कि जो बजट प्रेजेंट होता है वो केवल कमिंग फाइनेंशियल ईयर का होता है, लेकिन उसमें बेसिकली 3 चीजें होती हैं जो बजट प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें बजट 2026, बजट 2026 की अगर हम बात करें, तो उसमें 3 चीजें होंगी, क्योंकि प्रेजेंट कब हुआ? 1 फरवरी को, है ना। टाइमिंग तो हमें पता ही है, 1 फरवरी को। इसमें ना 3 चीजें रहती हैं। तीन कौन कौन सी चीजें रहती हैं? एक तो जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ठीक है, कमिंग फाइनेंशियल ईयर के बजट एस्टिमेट्स रहते हैं, बीई, बजट एस्टिमेट बोलते हैं इसे, बीई। कमिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 2026 और 27, कमिंग फाइनेंशियल ईयर के बजट एस्टिमेट रहते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, तो एक एस्टिमेट है, एक्चुअल वो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल उतना ही खर्चा होगा या कितना खर्चा होगा, उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। जैसे सेम वही है कि जब हम घर बनाते हैं, ठीक है, जब हम घर बनाते हैं तो उससे पहले हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि भाई ये हमारा एस्टिमेट रहेगा, ठीक है, कि भाई 30 लाख घर बनाने में खर्च हो जाएंगे, एक एस्टिमेट बना लिया। फिर जब हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है कि वो एस्टिमेट थोड़ा गलत जा रहा है हमारा, कि अरे 35 लाख तो पहले ही खर्च हो गए घर बनाने में, ठीक है, आधे में ही। फिर हम अपने एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं कि अरे रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं, पहले हमने एस्टिमेट था हमारा कि 30 लाख तक में घर बन जाएगा, अब फिर हमने एस्टिमेट्स को रिवाइज करा कि 35 लाख में बनेगा, ठीक है। अभी भी 20-30% घर का काम बचा हुआ था, लेकिन जब घर का काम पूरा कंप्लीट होता है तब एक्चुअल में हमें पता चलता है कि एक्चुअल में खर्चा हुआ कितना, ठीक है। तो वो एक अलग होता है, फिर हमें पता चला अरे 38 लाख खर्च हो गए, ठीक है। तो ये 3 चीजें रहती हैं, सेम ऐसे ही हमारे बजट में रहता है। एक तो बजट एस्टिमेट रहता है 2026-27 का, और जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर रनिंग है जिसके 2 महीने बाकी हैं, फरवरी और मार्च, जिसके 2 महीने बाकी हैं, तो जिसके 2 महीने बाकी हैं उसके ना रिवाइज्ड एस्टिमेट आते हैं, RE। जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, फरवरी मार्च अभी बाकी हैं, 10 महीने हो चुके हैं, 2 महीने और बाकी हैं। इसके जो बजट एस्टिमेट्स थे वो पिछले बजट में पिछले साल प्रेजेंट किए जा चुका है, उसके एस्टिमेट्स को रिवाइज किया जाता है 10 महीने के डेटा के बेसिस पे, कि वो मैच नहीं कर रहा है तो एस्टिमेट्स को रिवाइज कर देते हैं। तो बजट एस्टिमेट भी आते हैं बजट 2026 में साथ में। नॉर्मली लोगों को यह पता है कि केवल अगले फाइनेंशियल ईयर का ही डेटा होगा, लेकिन बजट में 3 डेटा रहते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो एक बजट एस्टिमेट रहता है कमिंग फाइनेंशियल ईयर का, जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके एस्टिमेट को रिवाइज कर दिया जाता है, ठीक है। हो सकता है वो रिवाइज एस्टिमेट भी गलत हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, वो अगले साल पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है। और जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है पिछले साल, उसके एक्चुअल डेटा भी आ जाता है, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करने में ना टाइम लगता है, ठीक है, तो उसका डेटा भी आ जाता है, ठीक है। तो 24 और 25 एक्चुअल्स रहते हैं 2024-25 के। तो एक तो एग्जाम में ये भी आया है कि बजट में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, तो ये 3 चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट और एक्चुअल्स।
तो जब भी अखबार बजट आता है तो अखबार में सब आता है, RE BE एक्चुअल्स। जिसको नहीं पता तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, उसे लगेगा RE BE पता नहीं क्या है, एक्चुअल क्या पता नहीं क्या है। तो ये समझना है कि 3 तरीके का डेटा होता है, ठीक है। अब अगर हम बजट की बात करें, बजट का रिलेशन अगर जीडीपी के साथ देखें, अब प्रेजेंट करने वाली बॉडी उसकी ऑर्गेनाइजेशंस या लेयर की बात करें, तो सेंटर गवर्नमेंट है जो बजट प्रेजेंट कर रही है, सारे स्टेट्स कर रहे हैं प्रेजेंट, और लोकल गवर्नमेंट का मतलब है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सेंटर गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग जीडीपी के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 13% ऑफ जीडीपी, जो यूनियन का बजट है वो जीडीपी का लगभग 13% है, ठीक है, अराउंड अप्रॉक्स, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 14.5% ऑफ जीडीपी सारे स्टेट्स का मिला के जीडीपी का है, और लोकल गवर्नमेंट 1% ऑफ जीडीपी हो जाता है। पहले तो जीडीपी समझ लेते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी मनी वैल्यू है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में प्रोड्यूस होती हैं, उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। जीडीपी मतलब सिंपल देसी भाषा में बोले तो इंडिया में जितने का धंधा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जितने का भी मनी के टर्म्स में धंधा होता है एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, उसे जीडीपी है, ठीक है। तो मार्केट में जितने का माल बिका है, ठीक है, उसका 13, अगर 100 रुपए का धंधा हुआ है तो 13 रुपए सेंटर गवर्नमेंट के पास है, मतलब वो सेंटर गवर्नमेंट के पास पहुंच रहे हैं 13 रुपए, सारे स्टेट्स के पास 14 रुपए 50 पैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास 1 ही रुपया पहुंच रहा है। तो ओवरऑल हमारा 27 और ये हो गया 28.5% गवर्नमेंट्स के पास पहुंच रहे हैं। पता 2800 रुपए का धंधा है तो 28 रुपए 50 पैसे गवर्नमेंट्स के पास पहुंच रहा है, ठीक है, ये है। अब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इस पैसे को खर्च करके चाहते हैं कि जीडीपी का साइज बढ़े, मार्केट का साइज बढ़े, धंधे का साइज बढ़े, वो ये चाहते हैं। तो मार्केट का साइज, धंधे का साइज अगर ये लोग बढ़ा पा रहे हैं, मतलब 100 रुपए का धंधा हो रहा है, उसमें से 13 रुपए सेंटर गवर्नमेंट अगर बजट में प्रेजेंट कर रही है, 13 रुपए का हिसाब किताब की, इस 13 रुपए आएंगे हमारे पास और ये 13 रुपए हम ऐसे खर्च करेंगे, और अगर उस वजह से जीडीपी 5% भी ग्रोथ हो जाती है, मतलब धंधे का साइज 105 हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार के लिए। मतलब 13 रुपए खर्च करके 100 रुपए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार के लिए। 100 का 105 हो गया मार्केट का साइज, ठीक है। तो एक तो ये है, और अब एक और चीज ये है कि देखो स्टेट्स जो है ना वो एक तरीके से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है सेंटर के मुकाबले, लेकिन न्यूज में क्या रहता है, हेडलाइन क्या होती है, केवल यूनियन बजट। स्टेट्स के बजट पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि सेंटर का बजट दिल्ली में प्रेजेंट होता है और हमारे सारी नेशनल मीडिया दिल्ली में बैठी है, जो न्यूज चैनल है वो वही कवर कर रहे हैं। स्टेट के बजट को कवर केवल करते हैं लोकल जो न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे देहरादून की बात करें तो अमर उजाला, दैनिक जागरण, ठीक है, हिंदुस्तान, ये लोकल न्यूज़ कवर करते हैं, और फिर लोकल न्यूज़ को कोई कई लोग देखते भी नहीं है, वो स्टेट के बजट में क्या क्या है। और जो म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, पंचायत, उनके बजट पे तो कोई भी ध्यान नहीं देता, बिल्कुल कोई पढ़ता ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस केवल सेंटर के बजट में होती है ज्यादा, ठीक है, जबकि एक अवेयरनेस हमारी ना स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट के बजट्स को भी होनी चाहिए पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक जितनी ज्यादा अवेयर होगी, एक चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से पब्लिक तक सर्विसेज पहुंचा सकती है, जनता अगर अवेयर होगी तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कई बार रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्सपेंसेस नहीं हो पाते और करप्शन भी होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये एक जीडीपी के साथ कंपैरिजन है हमारा, सेंटर, स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट है जो भी पैसा खर्च कर रही है बजट के उसमें, ठीक है। उसके अलावा जो बजट है, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बार अगर प्रेजेंट हुआ है या किसने करा है बजट, सबसे ज्यादा बार किसने प्रेजेंट करा है? मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स, देसाई ने 10 बार 10 टाइम्स बजट प्रेजेंट करा है, मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स बजट प्रेजेंट करा है, ठीक है।
और अगर हम कंसेक्यूटिव या फर्स्ट बजट की अगर हम बात करें, पहला बजट किसने प्रेजेंट करा? फर्स्ट बजट आर के षणमुखन, आर के षणमुखन शेट्टी, आर के षणमुखन शेट्टी, ठीक है। तो इन्होंने प्रेजेंट करा सबसे पहला बजट, ठीक है। कब प्रेजेंट करा? 1947 में, 26 नवंबर है शायद डेट ना, 1947, ठीक है, तब प्रेजेंट करा था। उसके अलावा 9 कंसेक्यूटिव टाइम्स जो बजट प्रेजेंट करने वाला कौन है? निर्मला सीतारमन। कंसेक्यूटिव टाइम्स निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन 9 कंसेक्यूटिव टाइम्स बजट प्रेजेंट करा था निर्मला सीतारमन ने, ठीक है। हाँ, अब बजट का रोल क्या होता है? रोल ऑफ बजट, रोल ऑफ बजट, बजट का रोल। बजट सरकार अगर प्रेजेंट कर रही है तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है, रोल या ऑब्जेक्टिव बजट का, रीएलोकेशन, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी मटेरियल रिसोर्स हैं हमारी कंट्री में उनका रीएलोकेशन हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी क्या होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी क्या डिफरेंस हो जाता है? जॉब क्रिएशन। देखो, जीडीपी ग्रोथ मतलब इकोनॉमी का जो साइज है नंबर्स में उनका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और जॉब क्रिएशन होता है। जब भी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल और जॉब क्रिएशन। अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है तो इकोनॉमी को नॉर्मली हम अनस्टेबल मानते हैं। तो आरबीआई भी अपनी पॉलिसी लेकर आता है कई बार, मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो इस बारे में ही बात करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये टर्म एक साथ यूज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सरकार भी काम कर रही है, ठीक है, आरबीआई भी काम कर रहा है, सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी इसीलिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव रहता है, जो सरकारी एजेंसी हैं, सरकारी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, या बीएचईएल हो गया, इतने सारे पीएसयूज हैं, एसबीआई हो गया, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, ठीक है। उनका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट भी इसका पार्ट हो गया, बजट का एक रोल हो गया कि हम पब्लिक एंटरप्राइजेस को, सरकारी एजेंसीज को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। उसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी होती है जब हम आंसर राइटिंग करें। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, जब हम बात करते हैं इनकम और वेल्थ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी की इनकम जीरो हो लेकिन वेल्दी इंडिविजुअल है, मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, वेल्दी इंडिविजुअल, एक कमाता कुछ नहीं हूं मैं, पिताजी का है सब। तो वेल्थ एक अलग चीज होती है, तो वो इनइक्वालिटी है वेल्थ की, ठीक है। कुछ लोगों के पास वेल्थ नहीं होती, नौकरी लगी है, इनकम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, 1 लाख रुपए महीना है, 2 लाख रुपए महीना है। तो इनकम और वेल्थ दोनों में इनइक्वालिटी है, सबकी इनकम अलग अलग है, ठीक है। और कुछ वेल्दी इंडिविजुअल है, ठीक है। कुछ लोग गरीब परिवार में पैदा हो जाते हैं, उनकी किस्मत है। कुछ लोग मुकेश अंबानी के घर में पैदा होते हैं, किस्मत वाली बात है ना। तो इनइक्वालिटीज को, इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। उसके अलावा
रीजनल डिस्पैरिटीज भी रहती हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, रीजनल डिस्पैरिटी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है कि जैसे हम देखें इंडिया में वेस्ट और ईस्ट को ही देखें, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन वेस्ट और ईस्ट की तरफ देखें, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। ईस्ट वाला हिस्सा अगर हम देखते हैं, ईस्ट में बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, वो कंपैरिजन में काफ़ी कम डेवलप है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी कम हुआ है। मतलब इंडिया का एक हाथ कमज़ोर है तो एक इंडिया का एक हाथ स्ट्रांग है, ठीक है, ईस्ट वाला हाथ काफ़ी वीक है। तो हमें क्या करना है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये जो डिस्पैरिटी है इसको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, हम इंडिया के जो ईस्ट वाला पार्ट है, मतलब बिहार, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करें, ठीक है, ताकि वो इक्वल स्टेटस पे आ जाए वेस्ट के या साउथ के वाला। ईस्ट वाला पार्ट काफ़ी पीछे रह गया है, ठीक है। तो ये बजट में ये 6 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जिसके हिसाब से बजट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये जो बजट है हमारा, इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग एक तो डेट इंपॉर्टेंट है और एक ड्यूअल बजटिंग सिस्टम है, सिंगल बजटिंग सिस्टम है इंडिया में। तो इंडिया में अगर हम बात करें शुरुआत से, एक टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से 1924 में टाइमिंग ड्यूअल बजटिंग सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ड्यूअल बजटिंग सिस्टम, ड्यूअल बजटिंग सिस्टम का मतलब है यूनियन बजट एंड रेलवे बजट, यूनियन बजट और रेलवे बजट। इससे पहले 1924 से पहले सिंगल बजट आता था, सिंगल बजट, एक ही बजट आता था, प्रेजेंट होता था। फिर क्योंकि रेलवे लाइन जगह जगह बिछाई गई, रेलवे का बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तो फिर उस समय लगा ब्रिटिशर्स को कि भाई ऐसा करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, रेलवे का बजट अलग से प्रेजेंट करेंगे, वो सही रहेगा। तो 1921 में एक कमेटी थी, विलियम एक्वर्थ, उसने रिकमेंड करा था, विलियम एक्वर्थ कमेटी, उसने रिकमेंड करा था, एक्वर्थ, उसने रिकमेंड करा था कि रेलवे के फाइनेंसेस को अलग कर लेना चाहिए। तो रेलवे के फाइनेंसेस अलग करने की बात 1921 से हो गई थी, और 1924 तक आते आते एक ड्यूअल बजटिंग सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था ड्यूअल बजटिंग सिस्टम, तो 1924 से, 1924। फिर ड्यूअल बजटिंग सिस्टम चलता गया चलता गया चलता गया। 2017 में अगर हम आए, 2017 2017 तक ऐसे ही ड्यूअल बजटिंग सिस्टम इंडिया में चला, ठीक है, और 2017 से फिर से सिंगल बजट इंडिया में प्रेजेंट किया जाने लगा। सिंगल बजट, रेलवे बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया 2017 ऑनवर्ड्स। मतलब आखिरी जो था 2016 में यूनियन बजट और रेलवे बजट अलग अलग प्रेजेंट किया गया था, यूनियन और रेलवे बजट अलग अलग प्रेजेंट किया गया था। और आखिरी बार जो रेलवे बजट प्रेजेंट करा था सुरेश प्रभु ने करा था, ये भी एग्जाम में आया हुआ। आखिरी बार जो रेलवे बजट प्रेजेंट करा था सुरेश प्रभु ने करा था, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे यहाँ सिंगल बजटिंग सिस्टम आ गया, और सिंगल बजटिंग सिस्टम में अब फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट प्रेजेंट करेगा। बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 से पहले का जो बजट का टाइमिंग रहता था वो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे रहता था, ठीक है, और क्योंकि यूनियन रेलवे बजट भी था तो 2 दिन पहले 26 और 28 फरवरी, 29 भी हो जाता था अगर 29 की फरवरी है तो, ठीक है, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में। अब क्योंकि बजट जब प्रेजेंट होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन प्रेजेंट किया गया और उसी दिन पास हो गया। जो बजट प्रेजेंट होता है 75 डेज में पास होता है, क्योंकि बजट केवल प्रेजेंटेशन भी है, उसके बाद डिस्कशन वगैरह चल रहा है, तो मैक्सिमम 75 डेज के अंदर पास करना होता है, 75 डेज के अंदर अंदर। तो इसका मतलब मार्च का पूरा महीना, वो हो सकता है अप्रैल भी निकल जाए, बजट पास होते होते डिस्कशन चल रहा, हाथापाई हो रही, कुर्सियां फेंक रहे, कागज फेंक रहे। मतलब इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, अभी मतलब कभी कभी हो भी जाता है पार्लियामेंट में, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो
ये टाइम काफी कम रहता था, तो मोदी सरकार ने ये वाला जो टाइम है ना 2017 से, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है, 1 फरवरी कर दिया। एक तो सिंगल बजट हुआ 2017 से, और 1 फरवरी टाइमिंग हुआ, और सुबह 11 बजे बजट प्रेजेंट होता है 11 AM। 1 फरवरी 11 AM बाय फाइनेंस मिनिस्टर। सिंगल बजट होगा 1 फरवरी 11 AM और फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 2017 ऑनवर्ड्स ऐसा हो गया है, ये एक तो ध्यान रखना है। 2017 से एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ ना 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, तो हमारा जो आखिरी 5 ईयर प्लान है वो है 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 17 के बीच में था। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 के बीच में था। हमारे यहाँ ये जो 5 ईयर प्लान है ये बनाता कौन है? प्लानिंग कमीशन, और पास करता है NDC। तो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाया, NDC ने पास करा, और 12th 5 ईयर प्लान के बीच में ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे 2014 में। और मोदी जी ने आते ही साथ बोला कि भाई हम तो प्लानिंग कमीशन को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया और हमारे देश में आ गया नीति आयोग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015। 2000 आयोग आ गया। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, लेकिन प्लानिंग कमीशन का बनाया हुआ 5 ईयर प्लान वो कंटिन्यू रहा 2017 तक। तो मोदी जी ने 5 ईयर प्लान को खत्म नहीं करा। 5 ईयर प्लान को मोदी जी ने बोला मैं पूरा चलाऊंगा, इसको नहीं खत्म कर रहा हूं, बस 2017 के बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनेगा इंडिया में। तो प्लानिंग कमीशन ये ध्यान रखना है, वो 1 जनवरी 2015 से खत्म हो गया था, वहां पर उसके बदले आ गया था नीति आयोग। ठीक है, 2015 से। ठीक है, और 5 ईयर प्लान पूरे 2017 तक चला। तो बजट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था एक्सपेंसेस का, तो वो दो तरीके से होता था, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो यहां पर 2017 तक बजट का एक्सपेंसेस प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इस तरीके से डिवाइड होता था। एक्सपेंडिचर ये इस तरीके से डिवाइड होता था, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो ये डिवाइड हो जाता था इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो 2017 है, क्योंकि अच्छा प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब है 5 ईयर प्लान से जुड़े अचीव करने के लिए सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उसे प्लान एक्सपेंडिचर बोलते थे। 5 ईयर प्लान में जो टारगेट्स मेंशन है, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सरकार जो खर्चा कर रही है उसे प्लान एक्सपेंडिचर बोलते थे। और जो चीजें 5 ईयर प्लान में मेंशन नहीं है, उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते थे वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में होते थे। ठीक है, अब ये जो डिस्टिंक्शन है कि ये दोनों अलग अलग होंगे, ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए 2017 से। क्यों? क्योंकि 5 ईयर प्लान तो बन ही नहीं रहा 2017 के बाद। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है स्टेट PCS में। ठीक है, या अलग अलग एग्जाम। ठीक है, तो ये भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2017 से। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइमलाइन थी जिसमें हमने समझने की कोशिश करी कि बजट किस तरीके से सिंगल से डबल हुआ, डबल से फिर सिंगल हुआ, और टाइमिंग क्या क्या रही। सुबह 11 बजे प्रेजेंट होता है, और बीच में 1999 से ये ध्यान रख सकते हैं कि इससे पहले शाम को 5 बजे प्रेजेंट होता था, यहां 1999 से ही सुबह 11 बजे प्रेजेंट किया जाने लगा। ठीक है, टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट है कि फरवरी में 26 को रेलवे बजट, 28 को यूनियन बजट प्रेजेंट होता था। अगर 29 फरवरी है तो 29 फरवरी है, तो 29 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता था। और ये टाइमिंग क्योंकि एक ही महीना होता था, एक महीने में बजट पास नहीं हो पाता था, तो प्रिपरेशन टाइम ज्यादा चाहिए था, ताकि 1 अप्रैल से ज्यादा इफेक्टिवली 1 अप्रैल से बजट को लागू किया जा सके। इसीलिए मोदी सरकार ने वो वाला टाइमिंग 1 फरवरी किया, ताकि महीने का टाइम एटलीस्ट रहे सरकार के पास प्रिपरेशन टाइम, ताकि 1 अप्रैल से पहले बजट पास भी हो जाए और उसे इंप्लीमेंट भी किया जाए। वरना क्या होता था कि शुरुआत ही लेट होती थी, बजट हो रहा है अप्रैल के लास्ट में पास। अब जो पहले ही लेट होते हैं लोग, वो शुरुआत भी लेट करें तो और लेट। ठीक है, तो सरकार के सारे काम फिर लेट होते थे। तो टाइमली सारी चीजें स्टार्ट हो, टाइमली सारी चीजें शुरू हो, इसलिए ये टाइमिंग 1 फरवरी किया गया। ये एक लॉजिक था इसके पीछे, ये एक रीजन था, इसलिए टाइमिंग चेंज किया गया। ठीक है, हाँ, उसके अलावा बजट प्रेजेंट कौन करता है? तो फाइनेंस, अगर क्वेश्चन आता है बजट प्रेजेंट कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा।
मतलब ये क्वेश्चन भी कोई गलत कर दे तो उसे डूब मरना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट बजट प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये ही एक तरीके से ब्रेन है, जितनी पॉलिसीज वगैरह, स्कीम्स वगैरह, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही सारी तैयारी करता है, ठीक है। यही बजट प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो पहला एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर का, इसीलिए मैंने नंबर 1 पे रखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो बजट पूरा तैयार करता है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रख लेते हैं। सरकार की कमाई की अगर हम बात करें, जैसे कोई कंपनी होती है, हर काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है ना, सेल्स का अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट अलग होता है। तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। कैश वाला डिपार्टमेंट अलग है, कैशियर वगैरह जो कैश रिसीव कर रहा है, तो हर चीज़ अलग अलग होती है। तो ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, इकोनॉमिक अफेयर्स कैसे कैसे मैनेज करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब यहाँ पर सरकार की रिसिप्ट की बात हो रही है, सरकार की कमाई कहाँ से होगी, ठीक है। तो इसमें टैक्स रेवेन्यू भी होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, दोनों होते हैं। टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है सरकार की वो वाली कमाई जो टैक्स इंपोज करके हो रही है। वो इनकम टैक्स हो सकता है, कॉरपोरेशन टैक्स हो सकता है, वो ड्यूटी वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अलग अलग कस्टम्स ड्यूटी, कोई भी अलग अलग तरीके के टैक्सेस हो सकते हैं। लेकिन सरकार की कमाई जरूरी नहीं कि केवल टैक्स कम से हो। सरकार की कमाई के लिए और भी तो साधन है, और भी तो रिसोर्सेज हैं। तो वो कौन से होंगे? पेनल्टी, फीस, किसी पर मान लिया कि अडानी के ऊपर पेनल्टी लगा दी 1 करोड़ की, तो वो टैक्स तो नहीं लगा ना, अडानी ने 1 करोड़ रुपए पेनल्टी के उसमें दिया। या जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पीएसयूज, ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, बीएचईएल हो गया, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इस साल में जो भी प्रॉफिट कमाती हैं, तो एज अ स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट को जो भी हिस्सा मिलता है इनके प्रॉफिट में से, वो भी भारत सरकार की रेवेन्यू में आता है, लेकिन वो टैक्स नहीं है। भारत सरकार की जो कंपनी है, सरकारी कंपनी ने जो धंधा किया, उस धंधे में जो शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, उस शेयर होल्डिंग के हिसाब से जो डिविडेंड मिला सरकार को, वो भारत सरकार की कमाई है, वो टैक्स नहीं है। मतलब मोटा मोटा क्या है, सरकार धंधा भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, ठीक है। सरकार धंधा भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, तो उससे जो भारत सरकार की कमाई हो रही है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अगर हम टैक्स की बात करें, तो वैसे 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस इनकम के ऊपर लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, इनकम टैक्स हो। और एक सीबीआईसी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होता है, सीबीआईसी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके जो चीजें आती हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो सब इस यही वाला डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। तीसरा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये भारत सरकार के जो एक्सपेंसेस हैं उसे मैनेज करता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज को फंड्स एलोकेट करना, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्रीज के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फंड्स प्रोवाइड करना, यूपी को प्रोवाइड करना, उत्तराखंड को प्रोवाइड करना, राजस्थान को प्रोवाइड करना, मतलब पैसे को बांटना, वो ये वाला डिपार्टमेंट करेगा। ये कमाई वाला बेटा है, ये बेटा खर्च करता है, ठीक है। ये बेटा मेहनत कर रहा है, क्या कैसे कैसे दिमाग चलाना है, मतलब ऐसे उस तरीके से सोच सकते हो। हाँ, नंबर 4 एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज,
है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा क्या होता है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको मैनेज कर रहा है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात करें तो हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है उसका रेगुलेटर आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को ही रिपोर्ट करता है। उसके अलावा आईआरडीआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए भी होता है, पीएफआरडीए भी होता है, आरबीआई, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, ठीक है। उसके अलावा सेबी हो गया। मतलब जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेगुलेटर्स हैं बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स के। सेबी शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, और ये बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया। उसके अलावा पांचवा डीपम। डीपम के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आए। डीपम की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो डीपम है इसका पहले जो नाम था वो था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका नाम है नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। 2016 से इसका नाम मोदी जी ने डीपम करा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये बेसिकली डिपार्टमेंट करता क्या था, गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन क्या रहती है, किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब बोलते हैं, जब उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग मोर देन 50% हो तो उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग 70% है उस पर्टिकुलर कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट 10% शेयर बेच दे और गवर्नमेंट के पास 60% शेयर तो अभी भी है, तब भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट ने 10% शेयर बेच दिए तो गवर्नमेंट कंपनी वो तब तक गवर्नमेंट कंपनी रहती है जब तक गवर्नमेंट के पास 50% से ज्यादा स्टेक हो। तो गवर्नमेंट बीच बीच में क्या करती है, अपनी होल्डिंग को रिड्यूस भी करती है, कई बार बढ़ा भी देती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सरकार हमेशा अपनी होल्डिंग को रिड्यूस ही करे। ओएनजीसी के 5% शेयर बेच दिए, 2% शेयर बेच दिए, तो कभी बढ़ा भी सकती है, 2% खरीद लिए मार्केट से, ओपन मार्केट से। तो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को रिड्यूस भी करती है और इंक्रीज भी करती है। तो ये डिपार्टमेंट यही काम करता था। अपनी कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाने को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करती है तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट जब भी अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट करती है, मतलब अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करती है परसेंटेज में, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा है नहीं, पैसे की बहुत मारामारी है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, उसके पास फंड्स नहीं है, तो सरकार इसलिए भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है कई बार, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट था डिसइन्वेस्टमेंट, ये डिसइन्वेस्टमेंट भी करता था, इन्वेस्टमेंट भी करता था। डिसइन्वेस्टमेंट एक नेगेटिव टाइप का वर्ड हो गया ना, कि हम बेच रहे हैं। ये वही हो गया कि हम घर का सोफा भी बेच रहे, घर का टीवी भी बेच रहे, घर में एक डिपार्टमेंट सारा सामान बेचते जा रहे हैं। जैसे कई बार आरोप लगाते हैं अपोजिशन वाले सरकार पे कि मोदी सरकार ने सब बेच दिया, मोदी सरकार सब बेच रही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, बेचती जा रही, बेचती जा रही, बेचती। लेकिन वो डिपार्टमेंट खरीद भी रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल बेच रहे हैं, खरीद भी रहा है वो। तो मोदी जी का कहना था इतना नेगेटिव नाम क्यों रखना है। मोदी जी नाम रखने में तो माहिर हैं, नाम बहुत बढ़िया रहते हैं, हिंदी नाम और उसकी एक फुल फॉर्म भी रहती है इंग्लिश में, दोनों चीजें लेके चलते हैं। जितनी भी स्कीम्स देख लो सबका हिंदी नाम होगा, इंग्लिश में फुल फॉर्म होगी, ठीक है। उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं सरकार ने शायद, जो नाम रखते होंगे बढ़िया से, और लोगों तक पहुंचाया जाता है कि देखो ये नाम है, ये डिपार्टमेंट, ये दीपम कितना बढ़िया नाम है, दीपम, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हटाकर उसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव नाम, एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, क्योंकि वो सब पब्लिक एसेट ही है, गवर्नमेंट कंपनीज में जो एसेट्स हैं, तो ये रखा गया। सिक्स्थ जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस।
सिक्स्थ जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये 2021 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा है डिपार्टमेंट, ये भी कुछ एग्जाम्स में आया है, ठीक है। ये जो था, ये डिपार्टमेंट हुआ करता था, इस अलग मिनिस्ट्री के साथ हुआ करता था 2021 से पहले, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो उसके साथ हुआ करता था। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस एक ही मिनिस्ट्री हुआ करती थी। तो मोदी सरकार ने क्या करा, उस मिनिस्ट्री से ये वाला जो डिपार्टमेंट है अलग करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ दिया। तो इसका काम क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का ये जो डिपार्टमेंट है पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये क्या करेगा, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके फाइनेंसेस को मैनेज करेगा, प्रॉफिटेबल बनाएगा, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज लॉसेस में चल रही है। एक बेटर मॉडल होना चाहिए ना, ताकि जो सरकारी कंपनी है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सके, उनके फाइनेंसेस को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ इसे शिफ्ट कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस से, ठीक है। तो ये एक नया डिपार्टमेंट 2021 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऐड हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये तो हमने बात कर ही ली है कि बजट प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बजट की डेट कौन फिक्स करता है, बजट की जो डेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो हमारा नॉमिनल हेड है सरकार का, नाम मात्र का, ठीक है। रियल हेड तो प्रधानमंत्री ही हैं। तो प्रेसिडेंट को किस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है, ऑन द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ऐसा ही कुछ है। प्रेसिडेंट शुड एक्ट, ठीक है, ऑन द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। ये तो काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम जो डेट बताते हैं प्रेसिडेंट को, ऑफिशियली प्रेसिडेंट ही बताता है कि इस डेट को बजट प्रेजेंट होने वाला है। बजट प्रेजेंट होने से जस्ट पहले, एक दिन पहले प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का एक एड्रेस होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट एड्रेस। बिफोर बजट, बिफोर बजट, बजट से पहले एक प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, बजट से पहले एक दिन पहले, जिसमें प्रेसिडेंट अपनी सरकार के अचीवमेंट बताता है कि मेरी सरकार ने ये करा, मेरी सरकार ने फ्लाईओवर बनाए, इतने किलोमीटर सड़कें बनाई, मेरी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर ये करा, इतनी सब्सिडी दी, इतने लोगों को राशन दिया। प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की स्पीच सुननी चाहिए अगर जो तैयारी कर रहा है, उससे ना एक बेहतर एक ओवरव्यू मिलता है, क्योंकि चीज़ें ना बहुत बुकिश हो जाती हैं, बुक में पढ़ते रहोगे उतना आइडिया नहीं हो पाता। जब हम प्रेसिडेंट की स्पीच कभी एक ही बार सुन लो, वैसे तो बहुत बोरिंग है, मतलब बोरियत आ सकती है, ठीक है, कितना सुंदर हो, थोड़ा बहुत सुन के एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा है। मतलब बोरिंग उनके लिए होगा जिसे कुछ नहीं पता, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है उसे मजा भी आता है, ठीक है, चलो सुन लो क्या क्या बोल रहे हैं, जिसे अपने से मतलब है बस, अरे मुझे तो वहां जाना है, वहां जाना है, तो कोई मतलब नहीं देश दुनिया में क्या हो रहा है, सेल्फिश लोग, कोई मत जा। तो बजट स्पीच सुनोगे तो एक आइडिया लग जाता है, बेहतर आउटलुक हो जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है, ठीक है। उसमें प्रेसिडेंट बार बार ये बोलता है मेरी सरकार ने ये करा, मेरी सरकार ने ये करा, क्योंकि तब दिमाग में आएगा ये मेरी सरकार क्यों बोल रहा है, तो मोदी सरकार है। तो वो है मोदी सरकार, लेकिन नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है। मोदी सरकार जो भी काम करती है प्रेसिडेंट के नाम पे करती है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रियल हेड मोदी जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, तो प्रेसिडेंट ने स्पीच दी कि मेरी सरकार ये करा, मतलब मोदी सरकार ने ये करा, और प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद वोट भी डलता है प्रेसिडेंट की स्पीच के ऊपर, ठीक है। अब वो अपोजिशन वाले, मतलब वो पास ही हो जाना है, ठीक है। बजट प्रेजेंट लोकसभा में होता है, एक और चीज इंपॉर्टेंट, बजट प्रेजेंट लोकसभा में होता है, और लोकसभा में पास तो हो ही जाएगा कि जिसकी सरकार है उसके पास नंबर है, लोकसभा में पास हो ही जाएगा। राज्यसभा में अगर बजट पास ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, मान लो राज्यसभा में फेल हो गया बजट, पास नहीं हुआ, तो फिर पास ही माना जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक ड्रैग कर सकते हैं, 14 डेज का टाइम पीरियड है, 14 दिन तक डिले कर सकते हैं, 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पास माना जाता है बजट। बजट क्या, मनी बिल जो इतने भी होते हैं
वो जो भी राज्यसभा में जाते हैं 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। राज्यसभा का रोल केवल एडवाइजरी नेचर है, वो केवल एडवाइस दे सकते हैं कि ये कर लो, एडवाइजरी नेचर होता है राज्यसभा का। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है, बजट से पहले प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है, धन्यवाद, मतलब पूरे पार्लियामेंट क्या करती है, मोशन ऑफ थैंक्स, लोकसभा राज्यसभा, कि धन्यवाद राष्ट्रपति जी, आपने देश की जनता के लिए इतना कुछ करा, मतलब मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं इनडायरेक्टली, धन्यवाद मोदी जी आपने और ऐसा अपोजिशन वाले उनके दिल से निकलेगा नहीं, तो वो कमियां निकालेंगे कि ये गलत बोला, ये गलत बोला, फलाना गलत बोला, धमकाना गलत बोला, तो ये सारी चीजें चलती हैं उस समय। तो जब देखोगे तो तब एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव, हिंदी में धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब ये जो बजट है, स्पीच वगैरह होती है, इन सारी चीजों से ना एक हफ्ते पहले बजट का डॉक्यूमेंट ना प्रिंट होना भी स्टार्ट होता है, लगभग एक हफ्ते पहले बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक प्रिंटिंग प्रेस है, अंदर ही रहती है, वो ऐसा नहीं कि बाहर कहीं दे रहे प्रिंट करने के लिए, वो बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही एक प्रिंटिंग मशीन होती है, और प्रिंटिंग से जस्ट पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, हलवा सेरेमनी, हलवा बनाया जाता है बड़ी सी कढ़ाई में। जब हलवा बन जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर भी थोड़ा सा करछी वगैरह चलाते हैं और फिर हलवा वगैरह बांटते हैं, उसके बाद ही बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट होना स्टार्ट होता है। अखबार में फोटो भी आती है, जो लोग अखबार पढ़ते हैं तुम जैसे लोग तो देखा ही होगा, ठीक है, कि हलवा कढ़ाई वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, वरना किसी को तो क्या पता हलवा सेरेमनी, किसी को लगता है हलवा सेरेमनी ये थोड़ी होता होगा। ठीक, जो देखता होगा अखबार में उसे पता होगा, जो जीके वीके ठीक होगी, हलवा सेरेमनी होती है हमेशा। ठीक है, उसके बाद ही बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट होना स्टार्ट होता है। तो एक हफ्ते का लगभग टाइम पीरियड रहता है, 6-7 दिन पहले ही होता है सब। ठीक है, और 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट हो जाता है। हाँ, और जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो एम्प्लॉयज हैं जो बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग में इन्वॉल्व हैं, उन्हें रहना भी वही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, घर जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं होता, अब आउटर वर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं होता उनका। बहुत सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं केवल उनको अलाउड होता है जाना, बाकी सब अंदर ही रहते हैं जब तक कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़ नहीं लेता पूरा, तब उनकी छुट्टी होती है। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पढ़ा, उसके बाद उनकी छुट्टी होती है, सीनियर ऑफिसर्स ही अलाउड होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट ना नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन 1 फरवरी से पहले आनी नहीं चाहिए ना, वो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो बजट डॉक्यूमेंट में है, जनता को उसी दिन पता चलना चाहिए जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़े। ये नहीं कि सारी खबरें पहले ही आ गई, फाइनेंस मिनिस्टर ने नई नई चीजें अनाउंस करी और हमने टीवी में देखा, अरे ये तो मुझे कल ही पता चल गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो तो क्या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, सारी चीजें लीक हो गई। तो इसलिए ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि भाई ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, और शेयर मार्केट भी जुड़ा हुआ होता है उससे, तो शेयर मार्केट भी ऊपर नीचे काफी ज्यादा होता है, तो उसको कुछ लोग ना मैनिपुलेट करके उस डेटा को, बजट की इंफॉर्मेशन फिर लीक हो जाती है, तो पैसा वगैरह कमा सकते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, उसके अलावा बजट से जुड़ी हुई ही चीजें अगर हम बात करें तो एक जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। जीरो बेस्ड बजट का मतलब होता है कि जब भी हम बजट प्रिपेयर करें, जब भी हम बजट प्रिपेयर करें तो बजट किस हिसाब से प्रिपेयर करें, पुराने वाले बजट को रेफरेंस लें या फिर बिल्कुल जीरो से बनाएं, पुराने वाले बजट को किनारे करें, सारी चीजें बिल्कुल नई बनाएं स्टार्टिंग से। तो जब हम पुराने बजट को रेफरेंस में लेते ही नहीं है तब हम उसे बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, बिल्कुल फ्रेश। उससे क्या होता है कि पुराने बजट की कई फालतू की चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं अपने आप। ठीक है, उसे जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो बजट होता है ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा 100% बजट जीरो बेस्ड है। ऐसा हो सकता है कि बजट का 30% पार्ट जीरो बेस्ड बजटिंग हो और 70% पार्ट जो है पुराना जो बजट का लीगेसी है वही लेके चल रहे हैं, कुछ चीजें खत्म कर दी, कुछ चीजें हमने जीरो बेस्ड में स्टार्ट करी, जीरो बेस्ड से। उसके अलावा एक जेंडर बजटिंग भी वर्ड होता है। जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग का मतलब है जब बजटरी एलोकेशन
एज पर जेंडर होता है कि फीमेल और मेल। कोई भी बजट पूरा का पूरा 100% जेंडर बेस्ड नहीं हो सकता है बजट का कुछ 15% पार्ट जेंडर बेस्ड बजटिंग के बेसिस पे हो। जेंडर बेस्ड बजटिंग का मतलब हो गया जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में बजट जेंडर बेस्ड बजटिंग हो गया कि फीमेल एजुकेशन में सरकार इतना खर्च करेगी, मेल एजुकेशन में इतना, लाडली बहना को इतना पैसा देंगे, लाडला भैया तो बिगड़ा हुआ है उसको कुछ नहीं देंगे, ठीक है, तो बहनों बहनों को देंगे, भाई को कुछ नहीं, ठीक है। तो वो जेंडर बेस्ड बजटिंग हो गया ना, फीमेल के लिए अलग। तो पूरा बजट कभी 100% नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें से 10, 15, 20% पार्ट जेंडर बेस्ड बजटिंग हो सकता है, ठीक है। और बाकी वो जेंडर न्यूट्रल है। वो अब डिफेंस है तो डिफेंस में ऐसा तो होगा नहीं जेंडर बेस्ड बजटिंग होगा। तो जेंडर बेस्ड बजटिंग का मीनिंग भी एग्जाम में आया है कई बार, और जीरो बेस्ड बजटिंग का भी। तो कोई ऐसा ना समझे कि नहीं हमारे देश में जेंडर बेस्ड बजटिंग नहीं होता, जीरो बेस्ड, उसका कुछ परसेंट हिस्सा बजट का जेंडर बेस्ड या 0% बेस्ड बजटिंग के बेसिस पे होता है। अब जो भी बजट में रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट है, रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट, रिसिप्ट मतलब सरकार के पास जो पैसा आ रहा है और फिर पैसा जाएगा जो बाहर, रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट, उसे ना 3 हेड में डिवाइड करते हैं। 3 हेड होते हैं। पहला हेड, ठीक है, मतलब जो रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट, आर डिवाइडेड अंडर 3 हेड, आर अंडर 3 हेड्स। एक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक तो ये है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि सरकार के पास जितनी भी रिसिप्ट होती है, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट by way of direct, indirect taxes, loans raised by it, मतलब वर्ल्ड बैंक से अगर लेते हैं लोन, IMF से, raised by it, और receipt of loan, disbursed by government। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने अगर जैसे स्टेट्स को लोन दिया है, यूपी को, बिहार को, हिमाचल को, उन्होंने अपना लोन वापस चुका दिया कि मोदी जी ये लो तुम्हारे पैसे वापस दिए जो तुमसे लिया था, तो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अब अच्छा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 266 क्लॉज 1, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 266 क्लॉज 1 में मेंशन है, ठीक है। अब ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो बजट प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है कि इसी फंड से पैसा निकालना होता है, मेनली कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना होता है। अब ये जो पैसा निकालना है, 2 तरीके से पैसा निकलता है इससे। एक तो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन होता है, चार्ज ऑन, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन का मतलब है नॉन वोटेबल, नॉन वोटेबल। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा होता है उससे पैसा निकालना है, ठीक है। एक तो होता है नॉन वोटेबल, वो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल जाता है, उसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होगी हर साल बजट में। ये क्या होता है? सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं इसमें, सैलरी एंड अलाउंसेस किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज हो गए, या पहले ऐसा लिख लेते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, ठीक है, और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, चेयरमैन राज्यसभा। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ना हमारे देश में कोई सैलरी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट कोई सैलरी नहीं, जीरो। पता है क्या?
हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है एज अ चेयरमैन राज्यसभा, नॉट एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है यूपीएससी में। तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है एज अ चेयरमैन राज्यसभा, नॉट एज अ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी एज अ प्रेसिडेंट तब मिलेगी जब प्रेसिडेंट बीमार है 3-4 दिन के लिए, और तब वाइस प्रेसिडेंट ने एज अ प्रेसिडेंट काम करा, तो 3 दिन की सैलरी एज अ प्रेसिडेंट मिल जाएगी। लेकिन एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई सैलरी नहीं है, ये यूपीएससी में है। ठीक है, हाँ। तो सैलरी एंड अलाउंसेस, इसमें कैग भी रहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, जजेस की भी सैलरी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्या है, यूनियन, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई के ऊपर चार्ज रहता है। लेकिन एक और चीज, गवर्नर और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, वो भी लिख दूं? वो स्टेट के, हर स्टेट का भी एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उत्तराखंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूपी। तो अगर यूपी की बात करें, यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूपी के उसमें चार्ज ऑन होगी, वहां भी वोटिंग नहीं होगी विधानसभा में। मतलब हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नर की सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। उत्तराखंड के गवर्नर की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उत्तराखंड, उसके ऊपर चार्ज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नर की सैलरी नहीं आती। तो गवर्नर की सैलरी और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी उस पर्टिकुलर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पे की जाएगी, ऑटोमेटिकली कट जाएगी, उसके लिए भी वोटिंग नहीं होगी, उसके लिए वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये वोटिंग नहीं होगी, इसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि ये बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोटिंग में ना रखें तो बेहतर रहेगा, ये एक लॉजिक है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोटिंग में ना रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को ये ना बोले ना कि भाई सैलरी रोक देंगे आपकी वोटिंग, तो थोड़ा खराब लगेगा। तो प्रेसिडेंट को पता है कि मेरी सैलरी, या स्पीकर लोकसभा को पता है कि ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि स्पीकर तो प्रिंसिपल की तरह हो गया लोकसभा के अंदर, है ना, तो उसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए ना एक माइंड में साइकोलॉजिकल कि मेरी सैलरी ये लोग रोकेंगे बजट में, क्योंकि एक रेपुटेड पोस्ट है, इसलिए वो जो बजट में वोटिंग होती है वो स्पीकर की सैलरी को नहीं रोक सकते, वो तो ऑटोमेटिकली कटेगी, ऑटोमेटिकली। स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, तो एक लॉजिक रखा गया, रिस्पेक्ट दी गई है उस, इस लॉजिक के साथ अलग किया गया है। बाकी जो वोटेबल पार्ट होता है वो बजट होता है या मनी बिल होता है। वोटेबल जो पार्ट है जिसमें लोकसभा में वोटिंग होती है, ठीक है, लोकसभा में वोटिंग होती है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा इस तरीके से निकाला जाता है और ये चीजें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रिसीव की जाती हैं। ठीक है, तो पहला तो एक तो ये है, दूसरा होता है एक पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 क्लॉज 2। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में वो वाला पैसा होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक से एक ट्रस्ट की तरह या लोन के थ्रू ले रही है। यहां नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक का अकाउंट जो भारत सरकार के पास है, मतलब यहां पर मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन ट्रस्ट, एज इन केस ऑफ पीएफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता है ना, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ वगैरह कटता है, वो पीएफ कहां जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर सालाना इंटरेस्ट बताती है ना कि इतना 8.5%, 8% इंटरेस्ट देंगे, और वो रिटायरमेंट के बाद लोगों को मिल रहा है। तो वो पैसा किसको बिलोंग कर रहा है, वो पैसा बिलोंग करता है पब्लिक को। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भारत सरकार ने पब्लिक को इंटरेस्ट के साथ लौटाना है, जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे मेनली, बीच में भी विड्रॉल भी होते हैं, बीच में ऐसा विड्रॉल के कंडीशंस भी हो सकती है कि बीच में भी विड्रॉ कर सकते हैं, या पीपीएफ अकाउंट भी खोलते हैं, जैसे लोग पोस्ट ऑफिस में, बैंक में भी खुल जाते हैं पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये सारा पैसा कहां जा रहा है, भारत सरकार के पास। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा होता है उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, सेविंग अकाउंट भी खुलता है पोस्ट ऑफिस में, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, तो पोस्ट ऑफिस में भी एफडी भी होती है,
ठीक है, आरडीबी होती है पोस्ट ऑफिस में। तो वो सारा पैसा भारत सरकार के पास जा रहा है। एक तरीके से भारत सरकार पब्लिक से उधार ले रही है और एक पर्टिकुलर बाद इंटरेस्ट के साथ वापस करना है पब्लिक को। तो वो पब्लिक का ना कर्जा है जो भारत सरकार के ऊपर चढ़ा हुआ, जो पब्लिक को वापस करना है भारत सरकार ने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, तो वो इसीलिए नाम ऐसा दिया गया है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, नाम ऐसा दिया गया है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनमें जो पैसा जमा होता है ये नहीं जाता भारत सरकार के पास, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इनमें जो भी पैसा जमा होगा ये कंपनी के उसमें रहेगा, वो भारत सरकार के पास नहीं जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं होती। पोस्ट ऑफिस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, जिसके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, दो चीजें हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट भारत सरकार के अंडर आता है, जो भी पैसा जमा होता है वो उसमें चले जाता है। ठीक है, हाँ, तो पब्लिक अकाउंट्स में जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट के पास है और वो जनता को बिलोंग करता है, जनता को वापस करना है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, तीसरा, हाँ, पीपीएफ तो तुम इंडिविजुअल जो नौकरी नहीं भी कर रहा है ना वो भी खोल सकता है। पीपीएफ पब्लिक के लिए है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तुम बेचारे बेरोजगार लोग हो, खोल लो, 500 रुपए 1000 रुपए साल के जमा कर लो, 2000 रुपए पीपीएफ अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में खोल लो, बैंक में खोल लो। लेकिन तुम बेचारों का पीएफ जो है ना जब नौकरी लगेगी तब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हालांकि नौकरी वाले भी पीपीएफ, मतलब नौकरी वाले तो दोनों, उनका तो तनख्वाह से कट ही रहा है, ये भी कर सकते। तुम बेरोजगारों का, ठीक है, पीपीएफ बस एक ऑप्शन। हाँ, तो तीसरा हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267। इसमें ना 500 करोड़ मेंटेन किए जाते हैं। ये ना एक इमरजेंसी वाला फंड रहता है, क्योंकि कहीं भी पैसा खर्च करना है, कोई भी पैसा खर्च करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट ऑथराइज करेगी तभी भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के खर्च कर सकती है। और वो 1 फरवरी को जब बजट प्रेजेंट हुआ फाइनेंस मिनिस्टर ने बता दिया ऐसा ऐसा। अब मान लिया कि जून में बाढ़ आ गई, केरला में या कहीं भी बाढ़ आ गई। अब केरला को 200 करोड़ देने हैं और पार्लियामेंट उस समय चल ही नहीं रही। अब 200 करोड़, अब सरकार इतनी फ्यूचरिस्टिक तो हो नहीं सकती 1 फरवरी को पहली बजट में ही अनाउंस करे कि केरला में ना जून में बाढ़ आएगी तो उसके लिए 200 करोड़ रख लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए एक 500 करोड़ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया जाता है और फिर ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल के ऊपर होता है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है एलोकेट कर सकता है। प्रेसिडेंट मतलब ये समझना नाम मात्र के लिए, नॉमिनल है, डिसाइड तो मोदी जी ही करेंगे, नाम बस प्रेसिडेंट का है, नाम बस प्रेसिडेंट का है। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है। कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती हैं, अनफोर्सीन जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल पेंडिंग होता है क्योंकि पार्लियामेंट चल ही नहीं रही उस समय, पूरी साल तो पार्लियामेंट चलती नहीं है, तो फिर पैसा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से खर्च होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। थैंक यू। ठीक है, लाइव नहीं हो पाया तुम्हारे लिए तो ठीक ही रहा, लेकिन जो वेट कर रहे थे उनके लिए